हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्वायरो कैटलिस्ट। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 आपके जेआरएफ में फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉमन पेपर होता है, सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 देना होता है। इस पेपर की अगर आप सिलेबस की बात करें तो इसको 10 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की। जैसा सिलेबस मेंशन भी करता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में मिलते हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से हर एग्ज़ाम में आपको तकरीबन 5 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट एरिया है। और वैसे भी जब कोई रिसर्च करने जा रहा है तो उसको ये तो पता होना चाहिए रिसर्च होती क्या है। तो आज बेसिकली हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे रिसर्च होती क्या है, कितने तरह की रिसर्च होती है, तो रिसर्च की मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन रिसर्च, रिसर्च को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। पहली है कि रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट, है ना। सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक इज एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस। तो पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन पाना, है ना, प्रोवाइड आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। तो रिसर्च की हेल्प से आप वो नॉलेज गैदर करते हो जो बाद में लोगों को हेल्प करेगी ना, सोसाइटी के लिए, ह्यूमन इन जनरल के लिए हेल्पफुल होगी। एक और डेफिनेशन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक डेटाबेस्ड क्रिटिकल एंड साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्रिटिकल ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, डेटा बेस्ड है ना। आपके पास डेटा होना चाहिए आपकी बात को प्रूव करने के लिए। Critical scientific inquiry or investigation into a specific problem. Research is always aimed at finding solution to a problem, undertaken with the objective of finding answers or solutions to it. ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई रिसर्च। चलिए, व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे शुरुआत में हम लोग बोलते हुए आ रहे हैं डेफिनेशन में कि व्हाट इज रिसर्च, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स the solution of a problem, है ना। basically we try to find solution to a particular problem. In other words, in research the researcher always tries to answer a question or to relate 2 or more variables under study. ठीक है, तो बेसिकली वो आंसर करने की कोशिश करता है जो भी प्रॉब्लम का क्वेश्चन, और जानने की कोशिश करता है जो वेरिएबल्स उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप जब दौड़ के जा रहे हैं, आपने काफ़ी देर आपने रनिंग करी तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, है ना। अब हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ किया, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में जब वॉक करके जा रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप की न्यूज़ आपको सुनी, उनमें कईयों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो क्यों आ रही है ना। तो सोल्यूशन, आप प्रॉब्लम है कि हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ कर, हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का आप एक एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करो, क्या क्या वजह है, उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करो। ठीक है, दूसरा, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल एविडेंस, है ना। एम्पिरिकल, जैसे मॉर्निंग में हार्ट अटैक हुए लोग जब वॉकिंग के लिए, तो आपने देखा कि उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, हार्ट को पंपिंग करने में प्रॉब्लम है, तो आपने डेटा कलेक्ट किया, है ना। तो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल एविडेंस होना चाहिए उनके हार्ट रिदम किस तरह से अफेक्टेड हुई बिकॉज ऑफ देयर फास्ट रनिंग। देन रिसर्च इन्वॉल्व्स प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज हो ना, उसके बेसिस पे आप एक्यूरेटली डिस्क्राइब करो। द रिसर्चर सेलेक्ट्स रिलायबल एंड वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड यूज सम स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन, है ना। आपके पास वैलिड डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बात करें कि आप ये जानना चाहते हो, लाइक, है ना, आपको बेसिकली ये जानना है कि कितने लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपकी कॉलोनी में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर। वैलिड इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में क्या हुआ, जो क्या कहते हैं न्यूज़पेपर हॉकर, आपने उससे जानने की कोशिश करी इस सोसाइटी में आप कितने न्यूज़पेपर्स दे रहे हो। ठीक है, फिर आपने बेसिकली जिन लोगों के न्यूज़पेपर डिलीवर हो रहा उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड चेक किया। फिर आपने जानने की कोशिश करी कौन से लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का तो होगा क्या, बेसिकली यू हैव टू गो फॉर वैलिड इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेट डेटा करो, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसीजर्स
द रिसर्चर ट्राइज टू एलिमिनेट हिज बायस, है ना, कि आपको क्या ठीक लग रहा है वो नहीं, बेस्ड ऑन डेटा क्या कह रहा है ना, एंड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी इन द मैथड एम्प्लॉयड, डेटा कलेक्टेड एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन। जैसे मैंने अभी न्यूज़पेपर की कहा, तो आपने क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि कौन से लोग हैं। तो पता चला कि जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली नॉन हिंदी बैकग्राउंड के थे, या फिर वो हायर मिडिल क्लास या हायर क्लास के बिलोंग करते, जिनकी एजुकेशन उसी हिसाब से थी, या ऐसी सोसाइटी में उनका उठना बैठना था जहाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगी। देन रिसर्चर रिक्वायर्स दैट रिसर्च हैज़ फुल एक्सपर्टाइज ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। ऑब्वियसली जब तक उसको पूरी प्रॉब्लम की पूरी एक ही चीज़ नहीं पता है तो सोल्यूशन कैसे पता करेगा, है ना। तो उसको पूरा प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी बातें पहले उसको पता होना चाहिए, तब वो रिसर्च ऑब्जेक्टिवली कंप्लीट कर पाएगा। रिसर्च गिव्स एम्फेसिस टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन, जो बाद में रेप्लिकेट भी किए जा सकें। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल, मतलब जो कंक्लूजन्स आपने अपनी रिसर्च में ड्रॉ किया बेस्ड ऑन जो भी डेटा, वो रेप्लिकेबल होने चाहिए। अदर कोई पर्सन आपके अलावा, उस रिसर्च के अलावा कोई और अगर वो पर्सन सेम कंडीशंस में रिसर्च कंडक्ट करता है, देन ही शुड ऑल्सो रीच द सेम कंक्लूजन। सो इफ द रिसर्च इज रेप्लिकेबल देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल। एंड देन ऑब्वियसली वट एवर इंफॉर्मेशन, whatever conclusions you have drawn, whatever information you have gathered, whatever the methods you have followed to conduct your research, that should always be presented in a form of a report, so that other people get to know कि आपने क्या क्या किया, ठीक है, कैसे आपका वो डेटा आया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती हैं किसी भी रिसर्च की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन सब चीज़ों से। हम लोग रिसर्च को वेरियस टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो। एक क्लासिफिकेशन हो सकता है जिसमें हम रिसर्च को दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं फंडामेंटल प्योर बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च, और दूसरा हो गया अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन, ये एक टाइपोलॉजी हो गई। व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च, है ना, थ्योरी बिल्डिंग पे एम्फेसाइज करना। तो क्या है, इट एम्स एट एनरिचिंग थ्योरी बाय अनरेवलिंग द अनटोल्ड मिस्ट्री ऑफ द नेचर। इट इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशंस फाइंड आउट करना, एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरीज प्रोपाउंड करना। तो जो बेसिक रिसर्च है, जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसमें बेसिक एम क्या होता है, थ्योरीज बनाने के ऊपर। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज गैदरिंग नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक, सिर्फ नॉलेज गेन करना, है ना। जैसे फंडामेंटल रिसर्च का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, लाइक जैसे वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी, तो दैट वाज पार्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दे वर डिस्कवरिंग डीएनए कैसे बना होता है, उसका लाइक चेन्स कैसे मूव करती है। आप जानते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर जो है हेलिकल मॉडल फॉलो करता है, और एंटी पैरेलल नेचर होता है उनके स्ट्रैंड्स का। तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो उस समय दे वर जस्ट फाइंडिंग आउट हाउ द डीएनए इज मेड अप ऑफ। तो दैट वाज पार्ट ऑफ फंडामेंटल प्योर रिसर्च, पता करना कि कैसे है ना, कैसे न्यूक्लियोटाइड बेसिस जोड़ें, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से, कैसे हेलिकल नेचर क्या है, मतलब वो स्टडी दैट वाज पार्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नाउ कम टू व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च। इट एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च में आपने लर्न किया कि आप इनएक्टिवेटेड वायरसेस से वैक्सीन्स बना सकते हो, ठीक है। आपने ये सीखा कि लाइक वायरसेस में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को लाइक ट्रिगर करती हैं, जिससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये आपको पता था फंडामेंटल रिसर्च से। सपोज कोविड-19 आया एंड यू नीडेड अ वैक्सीन, वो बात अलग है, उस वैक्सीन के इल इम्पैक्ट अभी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, बेस्ड ऑन दैट थ्योरेटिकल नॉलेज, in a very short period of time you came out with another vaccine. You designed a vaccine against COVID-19 based on the applied research के application of theoretical research to find a solution to the immediate problem. So what is applied research? It aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or business organization. Often several disciplines collaborate in solving problem, है ना। वन फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज नोन एज एक्शन रिसर्च। अब एक तरह की अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च कई थे, सर्वे रिसर्च, ये सारी तरह की हो सकती है। वन ऑफ द टाइप इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि इट ट्राइज टू सॉल्व एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम, ओके, विद इन सम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। जैसे मैं एक एग्जाम्पल क्लासरूम स्टडीज़ का लूँ कि सपोज इफ आई एम टीचिंग सम टॉपिक, या लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग ए न्यू classroom and I saw
स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन लाइक लर्निंग टीचिंग सेशंस, मतलब जितने अच्छे से उनको करना चाहिए था, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, आई गेव देम सम टास्क, मैंने उनको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आई गेव एक टॉपिक इनको, एक टॉपिक इनको, एक टॉपिक इनको, और उनको बोला कि कल आप लोग एक एक करके अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। द सेम टॉपिक विच आई वॉज सपोज टू टीच, आई गिव देम इन द फॉर्म ऑफ लाइक उनको क्लास वर्क के फॉर्म में दे दिया। अब चूंकि उनको मैंने टास्क दिया था, अब चूंकि उनकी इज्जत दांव पे लगी है तो वो बढ़िया से तैयार करेंगे। तो जो मेरा पर्पस है वो पर्पस मेरा पूरा हो गया। अदरवाइज वो पढ़ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, अभी उनकी इज्जत दांव पे लगी और आपस में कंपटीशन की, एवरी ग्रुप हैज़ बीन गिवन सम अदर टास्क, सो दे विल compete with each other कि आई विल प्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट, सो दे विल वर्क रियली हार्ड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्शन रिसर्च, जहाँ पे आपको एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम में आपने एक इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस किया एंड यू सी द इम्पैक्ट। इफ दैट इंटरवेंशन इज यूजफुल देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन मॉडिफाई इट एंड देन यू इंट्रोड्यूस अनदर इंटरवेंशन एंड सी दैट रिजल्ट इज कमिंग और नॉट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आपको आया, प्योर रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है। फिर एक और तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं रिसर्च को, जिसमें हम रिसर्च को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे, सिंपली डिस्क्राइब करेंगे क्या चीज़ कैसे है। एनालिटिकल में एनालाइज करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अंतर समझ, सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या हो गया, इट इंक्लूड सर्वेज। आपने सर्वे किया कितने लोग संडे को पार्क घूमने आते हैं, ये सर्वे है ना, या कितने लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ये सर्वे हो गया, ठीक है। तो सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी जो चीज़ जैसे है वैसे वैसे बता देना, भाई ऐसा है, क्यों है उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, सो व्हाट इट इज, it is description of the state of affairs as it exists at the present. Descriptive research can be static, dynamic और historical in nature. Again इसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो static क्या होगा, when it is static, it is static in nature if it involves a single measurement of the phenomenon in question. ठीक है, for example, telephone survey assessing the public's attitude towards the power cuts, ये होगी static example of descriptive research. Dynamic क्या होगा, it is dynamic when it goes beyond the simple measurement of the variable and examines the relationship amongst variable by using either cross sectional or longitudinal designs. ठीक है, अब क्या होगा डायनेमिक में, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, एक क्या कहते हैं फ़ोन किया सबके घर पे, रात को बैठ के पूछा कि भाई लाइट जाने आपको क्या प्रॉब्लम होती है। डायनेमिक में आपने और चीज़ें शामिल करनी, अलग अलग टाइम इंटरवल पे उस चीज़ को शामिल किया है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, फिर उसके अदर इम्पैक्ट्स भी स्टडी करें, शाम को आप क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। यानी कि लाइट के जाने से अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। पहले एक इन जनरल आपको बुरा लगता, अच्छा लगता, फिर आपने और प्रॉब्लम्स और डिटेल में जानने की कोशिश करी। अच्छा, स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाउस होल्ड लेडीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ऑफिस से लोग आए उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो डायनेमिक का पार्ट हो गया। देन हिस्टोरिकल रिसर्च, कोई पास्ट इवेंट हुई उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, इट इज़ ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट इवेंट, एक इवेंट जो हो चुकी है। डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज जनरली अनेबल टू मेक एनी प्रेडिक्शन फॉर द सिंपल रीजन that it does not provide setting up and testing of hypothesis through controlled experiment. अब जो चीज़ इवेंट हो चुकी है आप बहुत ज़्यादा उसको बता नहीं सकते क्या वजह, आप यू कैन जस्ट गेट सम आइडिया ओनली, ठीक है। एज सच इट इज़ अनेबल टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्यों ऐसा हुआ होगा वो प्रूव करना मुश्किल होता है ना। जैसे कि अगर आपने इस टाइप की स्टडीज़ करी हो, जैसे कोई भी लाइक कोई बैटल हुई, अब अपने इंडियन हिस्ट्री में ही आप देख लो ढेर सारी बैटल्स हैं। अब उन बैटल्स के लोगों ने अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट पता किया, क्योंकि कन्फर्म वाला तो किसी को नहीं पता है ना, किसी ने कोई वजह बताई, किसी ने कोई वजह बताई, ठीक है। तो यू कैन नॉट प्रूव कि कौन सी सही वजह रही, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है, अभी तो नहीं वो हो चुकी ना इवेंट, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा इट इज़ अनेबल टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमेनन। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होगा, द रिसर्चर हैज़ टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू एनालाइज दोज टू मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन उसकी एनालिसिस करके आपको पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा,
वो एनालिटिकल रिसर्च का पार्ट हो गया। डिस्क्रिप्टिव में एज सच डिस्क्राइब कर देना, रीजनिंग पे नहीं जाना, एनालिटिकल में रीजनिंग पे जाना, बेस्ड ऑन द डेटा यू क्रिटिकली एनालाइज दैट डेटा एंड देन ड्रो कंक्लूजन्स कि क्या क्यों ऐसा हुआ होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिटिकल रिसर्च। नाउ नेक्स्ट इज, एक और तरीके से हम लोग कैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया study that collects some type of numerical data to answer a given research question. For example, a study that collects information such as person's rating of attractiveness, number of times a child hits another child, एक बच्चा दूसरे बच्चे कितनी बार आपने काउंट किया, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो पार्क में कितने लोग आए, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि क्वांटिटेटिव जो लोग आए उसमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, तो वो डेटा हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का। दूसरा वो हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च का, स्टडी दैट कलेक्ट सम टाइप ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसके बाद आपसे है ना कागज़ दे देते हैं लिख के, उसमें आपको लिखना होता है अपनी फीलिंग्स तो उसमें बेसिकली वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, आपको एक्सप्रेस करना है कि खाना अच्छा लगा, लाइक जो भी वेटर्स थे उनका बिहेवियर कैसा था, पोलाइट थे, तो वो सब पार्ट हो गया है ना, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ नंबरिंग नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज ए स्टडी दैट कलेक्ट सम टाइप ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन। नॉन न्यूमेरिकल डेटा कंसिस्ट ऑफ डेटा सच एज ए स्टेटमेंट मेड बाई अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, रिटन रिकॉर्ड्स, पिक्चर्स, क्लोथिंग्स और ऑब्जर्व। ये एग्जाम्पल हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च का, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में डेटा पे डिसाइड करें, यहाँ फीलिंग्स के ऊपर जा रहे हैं, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए। एक और क्लासिफिकेशन जिसमें हम रिसर्च को डिफाइन कर सकते हैं कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल में। कंसेप्चुअल क्या हो गया? कंसेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरीज, है ना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर। ऑनेस्टी क्या है, कितने लोग ऑनेस्ट हैं। इट इज़ जनरली यूज बाई फिलोसफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टू इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस, है ना, कि किस टाइप के लोग ऑनेस्ट बिहेवियर शो करते हैं, बच्चे में सच बोलने की आदत कब पड़ती है, वो पार्ट हो गया आपका कंसेप्चुअल रिसर्च का, यानी किस टाइप की पेरेंटिंग करो कि बच्चा आपको ट्रुथफुली सब कुछ आके बताएगा, वो कंसेप्चुअल रिसर्च है, ठीक है। एम्पिरिकल रिसर्च का जहाँ पर अगेन डेटाबेस ना, क्रिटिकल डेटा एनालाइज करना, ऑब्जेक्टिव डेटा पता करना। ऑन द अदर हैंड एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। इट इज डेटाबेस रिसर्च कमिंग इन विद कंक्लूजन्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। एम्पिरिकल डेटा है, कोई भी उस डेटा की एनालिसिस करके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो एक एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो डेटा कलेक्शन बेस्ड पे ही होता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो वो एम्पिरिकल रिसर्च का टाइप होता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी वर्सेस इवैल्यूएटिव रिसर्च की, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग बेसिकली कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो स्टडीज दैट इस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल मे बी टर्म्ड एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कि आपने ये किया तो ये हुआ, ये एक्सप्लेनेशन हुआ इसका, ठीक है। द एम्फेसिस इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज टू स्टडी अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप हो उसको कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च क्या हुआ? इवैल्यूएटिव रिसर्च में जैसे आपने कोई इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस किया, फिर आप उसका इम्पैक्ट देखो क्या हो रहा, तो वो इवैल्यूएटिव का पार्ट हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि लाइक लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जीने पे सामान डाल देते हैं, है ना, कुछ भी खाया पिया फेंक दिया। आपने क्या करा, बीच बीच में हर जगह पे एक प्ले कार्ड्स टाइप के रख दिए जिन पे लिखा है कि मतलब इस तरह से कूड़े बाहर नहीं फेंकें, डस्टबिन में डालें, इस टाइप के कुछ अच्छे अच्छे से आपने लाइक चीज़ें लिख के वहाँ पे चिपका दी। देन यू सी इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। दैट विल बी पार्ट ऑफ इवैल्यूएटिव रिसर्च, ओके। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिव रिसर्च इज टू फाइंड आउट हाउ वेल समथिंग वर्क्स। अब आप देखो क्या हुआ, जब आपने लिखा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। And evaluative research may produce a theoretical contribution where emphasis is placed on understanding not only how effective something is, but also why, and then comparing this explanation to the existing theory, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर मेक्स चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल to see their effects on dependent variable under controlled conditions। अच्छा, conditions controlled होना चाहिए, उस conditions में क्या होगा, है ना। जैसे कि आप
स्टडी करना चाहते हो स्वेटिंग का, कितना पसीना आ रहा है ट्रेडमिल पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे वॉक करने पे, आपको ये स्टडी करना है। ठीक है, ट्रेडमिल पे पर्टिकुलर स्पीड पे जब लोग रन कर रहे हैं तो कितनी स्वेटिंग हो रही है, आप ये स्टडी करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो ट्रेडमिल पे रनिंग हुई, ठीक है, जो रन कर रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका इंपैक्ट आप पढ़ रहे हो लोगों के स्वेटिंग पे, पसीना कितना आ रहा, तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वेटिंग किस चीज पे डिपेंड कर रही है, रनिंग के ऊपर, बात समझ गए। तो स्वेटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और आपकी जो रनिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने लेबोरेटरी में बुलाया और स्टडी करना चाहा, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि बाकी कंडीशंस कांस्टेंट रखोगे, अंडर उन कंडीशंस में रनिंग से कितना स्वेटिंग हो रहा है ना। तो आपने क्या करा कि भाई दोनों ग्रुप के लोग, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा साइकिलिंग करके आया, एक कार से आया, अब जैसे वो लैब में घुसे आपने उनको खड़ा कर दिया और एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। अब जो साइकिलिंग वो ऑलरेडी थका हुआ, ऑलरेडी ना इतना वर्क करके आया है, तो उसमें स्वेटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, पहले दोनों को 10-15 मिनट एक बढ़िया एसी रूम में बैठा के पानी वानी पिलाओगे। ठीक है, तो ताकि ये रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं हो, बात समझ में आई सबको। तो ये जो आपने जिसको कांस्टेंट करा वो बेसिकली एक्सट्रेनियस वेरिएबल था, विच वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप बट विच वाज इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। अच्छा, इस बार अभी जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ ना उसमें इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आइए फिर से समझते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर मेक्स चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी देयर इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वेटिंग के ऊपर, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। द वेरिएबल विच इज सपोज टू बी द कॉज ऑफ चेंज इज नोन एज, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल विच इज सपोज टू बी कॉज ऑफ चेंज इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and the variable that varies as a consequence of change is called the dependent variable. Sweating हो रही वो dependent variable हो गया। The independent variable is thought to come before the dependent, भाई पहले स्वेट रन करोगे तब तो स्वेटिंग हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आ जाता है। The independent variable is thought to come before the dependent variable in time. It is the variable we predict from, इससे हम predict करते हैं कि क्या होगा इसके करने पे, predict from. Dependent variable is thought to come later in time and it is that we predict to. Moreover, extraneous variable is the uncontrolled variable that may affect the dependent variable and it is for this reason experimenter tries to control it. extraneous variable को control करने की कोशिश, मैंने बोला एक साइकिलिंग करके आया, एक कार चला के आया। A mediating variable is a variable that occurs in between two other variables in causal chain. For example, टिश्यू डैमेज इज एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इन द स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। ठीक है, अब स्मोकिंग और लंग कैंसर की आप रिलेशनशिप कर रहे हो, तो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, लंग कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बट जो दो लोग लिए उनमें टिश्यू डैमेज कितना था, वो एक मॉडरेट, जिसमें टिश्यू डैमेज ज़्यादा हो उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ये क्या हो गया, मॉडरेटर वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो गया कि a mediating variable is a variable that occurs in between the two other variables in causal chain. For example, tissue damage is an intervening variable in the smoking and lung cancer relationship. We can use arrow and draw this relationship as follows. Smoking leads to tissue damage which leads to lung cancer. ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और वेरिएबल जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडरेटर। ये मीडिएटिंग वेरिएबल था, मॉडरेटर वेरिएबल। Sometimes a relationship between two variables will not generalize to everyone and you will need another type of variable to study this possibility. This is called moderator variable which is used to determine, moderator variable क्या कहते हैं, it is used to determine how the relationship between an independent and dependent variable changes across a level of an additional variable. जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ बिहेवियरल थेरेपी वर्क बेटर फॉर मेल्स, है ना, बिहेवियरल थेरेपी मेल्स में बेटर काम करती है, जबकि कॉग्निटिव थेरेपी वर्क बेटर फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो कौन सी थेरेपी किस में बेटर काम कर रही है, ये एक इन्फ्लुएंसर मॉडरेटर वेरिएबल, और यहाँ पे मॉडरेटर वेरिएबल क्या, जेंडर। ठीक है, जेंडर मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो चार तरह के वेरिएबल्स हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल एंड मॉडरेटर वेरिएबल। उसके अलावा एक और हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, इन सब पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा।
अब जैसे मैंने बोला एक्सटेनियस वेरिएबल है जो कि रिसर्च का पार्ट नहीं है, बट वो कॉज एंड इफेक्ट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को स्पॉइल करता है। तो अगर आप ट्रू रिलेशनशिप जानना चाहते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्सटेनियस वेरिएबल को कांस्टेंट रखो, ठीक है, ताकि दोनों पे सेम एक्सटेनियस वेरिएबल की वैल्यूज दोनों जो भी आपके सब्जेक्ट्स उन पे सेम होना चाहिए, सो दैट वो आपकी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्पॉइल नहीं करें। तो कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं? पहला तो एलिमिनेशन, सबसे बढ़िया तरीका है ना। अब जैसे कहीं पे नॉइज एक्सटेनियस वेरिएबल है कि नॉइज की वजह से मेमोरी टास्क इंपैक्टेड हो रही, तो सबसे बढ़िया आप ऐसे रूम में बैठाओ जहाँ नॉइज आए ना, तो दोनों के ऊपर नॉइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉइज है ना, आप सिंपल एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टेंसी। अब जैसे लर्निंग पे है ना, किसी चीज़ को मेमोराइज करने पर प्रैक्टिस का इम्पैक्ट है। अब किसी ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, किसी ने बाद में, या किसी ने ज़्यादा करी, किसी ने कम करी, तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट करो, एक्सटेंस वैल्यू कांस्टेंट करो, दोनों को भाई 25 बार पहले रीड करो, उसके बाद हम एक टास्क देंगे, उसको आपको करना है, ठीक है। तो क्या हो गया? वेयर एक्सटेनियस वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एलिमिनेशन, देन इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग इट्स वैल्यू कांस्टेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, है ना। या फिर वही चल के आए तो आपने 20 मिनट सबको बैठा दिया, फिर 10 मिनट दोनों को ऐसे पार्क में घुमाया, मतलब एक रूम में घुमाया, उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो वहां पे क्या हो गया? कॉन्स्टेंसी। तीसरा काउंटर बैलेंस। दिस टेक्निक इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द एक्सटेनियस वेरिएबल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड फैटीग। जैसा भी मैं उदाहरण दे रहा था कि किसी ने ज़्यादा कर रखा, किसी, तो आपने क्या करा? दोनों को बराबर टास्क करा दिया, ठीक है, उसको बोलेंगे काउंटर बैलेंसिंग। नेक्स्ट हो गया रेंडमाइजेशन, कि आपने ग्रुप्स को रेंडमली चूज किया। आपने ये नहीं कि ये इस वाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ये इस वाले एक्सपेरिमेंट, नहीं, आपने रेंडमाइज कर दिया, कोई हर इंडिविजुअल के किसी भी ग्रुप में जाने के इक्वल चांसेस हैं। तो रेंडमाइजेशन क्या हो गया? इट रेफर्स टू अ टेक्निक इन विच ईच मेंबर हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। नेक्स्ट हो गया मैचिंग, सेम, जैसे सेम एज ग्रुप ले लिया, सेम सेक्स के लोगों को ले लिया, सेम सोशियो कल्चर बैकग्राउंड के लोगों को लेके तब आपने स्टडी स्टार्ट करी, क्योंकि बैकग्राउंड्स डू इन्फ्लुएंस, तो उसको बोलेंगे मैचिंग। In this, the individuals who are part of experimental and control group are compared and are made equal in each and every respect. So these are the ways by which you can basically control कर सकते हो extraneous variable को। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी हम लोग बात करी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे खास बात क्या होती? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, बिकॉज ऑफ आप स्टडी करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, बाई कीपिंग द वैल्यू ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल कांस्टेंट। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है ना। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दैट डज नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ, जहां पे एक्सटेनियस वेरिएबल कंट्रोल करने की सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ होती है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इंक्लूड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट दे ऑलवेज लैक रैंडम असाइनमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टू द ग्रुप, क्योंकि आपको जो मिला वहाँ पे स्टडी करना, आपके पास वो ऑप्शन नहीं कि आप भाई आप इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, आप जैसे कहीं गए, पार्क में गए, अब वहाँ जो लोग मिले आपने उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं कौन किस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्ट होगा, तो उसको बोलेंगे क्वासी, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे अभी मैंने बोला था कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 3 खास पार्ट होते हैं। कंट्रोल करना, किस चीज़ को कंट्रोल करना है, मैनिपुलेट करना है, जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे थे, और मेजरमेंट कर रहे थे इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज बेसिक टू एनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहाँ पे आपको कंट्रोल और मैनिपुलेशन अवेलेबल नहीं, केवल मेजरमेंट है, आप सिर्फ मेजर करते हो, ठीक है। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पोसेस ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज मेजरमेंट। द अदर 2 कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंट, इसे सर्वे रिसर्च है ना। अब सर्वे जाके आपने किया कि कितने लोग है ना कि किसी स्मोकिंग करते हैं, अब स्मोकिंग में आप कुछ नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, जो है डेटा वो आप ले रहे हो। तो ये एग्जाम्पल, आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, है ना, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, इतना पोर्शन मैंने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कवर करेंगे। इस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो मेरी ओर से प्रयत्न जारी, कोशिश कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लेक्चर्स में कवर करूँ। आज मैंने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है।
आप सॉल्व करके कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को, और हो सके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी इन सारे वीडियोज़ को, लाइक कम्युनिकेशन के 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इन सब लेक्चर्स को ईमानदारी से बार बार वॉच करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से सबसे शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम लोग और ग्रो करें, और लोग इन है ना यूज़फुल लेक्चर्स को फॉलो कर सकें। आपको पता है पेपर 1 आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये लेक्चर्स बहुत यूज़फुल होंगे अगर आप इनको लेक्चर्स को ईमानदारी से वॉच करें और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें, आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आज के लिए फिर इतना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।